जय नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल मैप की तरफ बढ़ रही है जहां पर ग्लोबल साउथ सिर्फ एक लेबल बनकर रह जाएगा? ये एक सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत रूप लेता हुआ आपको सामने नजर आ रहा है, क्योंकि रिसेंट रिमार्क बाय पीट हेगसेथ, seen as closely aligned with Donald Trump, उसने एक कंट्रोवर्शियल एक जो आइडिया है उसको पुश किया है, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका। एक ऐसा विजन जहां पर अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को रीडिफाइन करना चाहता है, ग्लोबल साउथ को एक सेकेंडरी ब्लॉक के रूप में देखा जा रहा है। तो ये जो सामने आ रहा है, ये सिर्फ एक रेटरिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि पावर जो कंसोलिडेशन है उसका, इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन का और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फिर से दुनिया को अपने हिसाब से रीड्रॉ करना चाहता है? क्या ग्लोबल साउथ, जिसमें इंडिया जैसे जो इमर्जिंग पावर्स भी हैं, उनको साइडलाइन किया जा रहा है? और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बात है कि क्या ये एक वार्निंग है आने वाले सालों के लिए, जहां पर हम ग्लोबल डिवाइड और ज्यादा गहरा होते हुए देखेंगे? तो इसी मुद्दे पर आज की हम चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि ये जो सिग्नल अमेरिका की तरफ से मिला है, इसमें कितनी गहराई है। और बात करने के लिए इस पर मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू पावर ब्लॉक का फॉर्मेशन सिग्नल है? किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, जब ट्रंप आए थे उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया था, रीनेम कर दिया था। पैनामा कनाल जो चाइना की ऑक्यूपेशन में था, चाइना ऑपरेट कर रहा था, उसके ऊपर अमेरिकन कंट्रोल लेके आ गया। उन्होंने कनाडा के जो राष्ट्रपति थे उसमें उस समय जस्टिन ट्रूडो, उनको गवर्नर ऑफ कनाडा बोल दिया था। बहुत हद तक बोल दिया था कि आप 51st स्टेट बन जाओ अमेरिका के। उस समय साल भर पहले याद है कि मैंने बोला था अखंड अमेरिका। अब यही देखिए, इसी को उन्होंने ग्रेटर अमेरिका का रूप दे दिया। और इसी में समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके वो कनाडा और ग्रीनलैंड के ऊपर अपना आधिपत्य बना के रहेंगे। और ये जितने भी दोनों नेशंस हैं और जो साउथ में भी जो नेशंस हैं, उसके ऊपर भी अमेरिकन कंट्रोल आ जाएगा। अमेरिका का एक डॉक्ट्रिन है, मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन के अनुसार जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सिर्फ अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहेगा। पर कुछ वर्षों से आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के जो साउथ के नेशंस है वहां पर भी चाइना ने धीरे धीरे अपना पैड बता दिया है। बहुत सारे पोर्ट्स जो है चाइना ऑपरेट करता है। और पैनामा कैनाल भी चाइना की कंपनी, जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, वो ऑपरेट कर रही थी। तो फोर्सफुली अमेरिका ने पैनामा का कंट्रोल अपने पास ले लिया है। और उन्होंने बोला था कि इसका पैनामा कैनाल अमेरिका ने बिल्ड किया है। और इसके ऊपर जो प्रीवियस राष्ट्रपति है उन्होंने $1 में पनामा को दे दिया था। तो पनामा के पास कोई राइट नहीं है कि ये जो स्ट्रेट है वो किसी और कंट्री को दे सके। इसके लिए आज वहां पर अमेरिका का कंट्रोल है। अंबर जी, सीधी बात है कि अभी जो मुझे नजर आ रहा है, यूएस अपनी सॉवरेनिटी जो है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बना के रखना चाहता है। और वहां पर जो नेशंस है जैसे कनाडा, उनको अपना एक तरह से एक्सटेंडेड कॉलोनी बनाना चाहता है। एक और एक चीज है, ग्रीनलैंड जो है वो बहुत रिच है सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ मिनरल्स में। और देखिए, अमेरिका के अंदर अभी टेक बूम आ रहा है जिसमें एआई, रोबोटिक्स सब चीज चल रही है। ग्रीनलैंड का एक और एक इम्पोर्टेंट ये है कि वो बहुत मतलब एक एंट्री पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। और जिसके कारण अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए अभी देखिए कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो ग्रीनलैंड को परचेज कर लेंगे डेनमार्क से। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म अमेरिकन पॉलिसी है जिसमें वो चाइनीज एंड रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है। एक और एक चीज है जो आर्टिक के अंदर है, अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज है। वहां पर $50 ट्रिलियन के हाइड्रोकार्बन्स और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। उसका कुछ भाग ग्रीनलैंड के थ्रू भी जा रहा है। तो अमेरिका जो अपने हिस्से, अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में जो एरिया है उसके ऊपर एक तरह से टोटल डोमिनेशन, टोटल कंट्रोल रखना चाहता है,
ताकि ग्रीनलैंड फ्यूचर के अंदर किसी और फॉरेन कंट्री, चाइना या रशिया को उधर एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट न करे। ये क्लियर कट अमेरिका ने बोल दिया है। पीट हेग्सेट ने तो ये भी बोल दिया है कि ग्रीनलैंड से लेके गयाना तक, इक्वेडर से लेके अलास्का तक, ये पूरा ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का भाग है। और इसमें जैसे आपने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज अ लीडर, एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो वो भी क्लियर कट बोल रहे हैं कि ऐसा ग्लोबल साउथ वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अमेरिका की हिजीमनी रहेगी, अमेरिका का वर्चस्व रहेगा और ये ट्रम्प डॉक्ट्रिन एक तरह से आ जाएगा। ये क्लियर कट मुझे लग रहा है कि मोनरो डॉक्ट्रिन को भी रिप्लेस कर देंगे। अच्छा उमेश जी, तो यहाँ से सीधी साफ बात ये तो क्लियर हो जाती है कि ये जो अप्रोच है जहाँ पर ग्लोबल मतलब सवाल ये बनता है कि क्या ये अप्रोच जो है वो ग्लोबल साउथ को डेलिबरेटली वीकन या फिर मार्जिनाइज करने की स्ट्रेटजी है, जहां पर हम भारत जैसी जो देश है उनकी बात करें और उनको भी एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज के रूप में उनके लिए मतलब किस तरह से देखा जाए, स्ट्रेटेजिक चैलेंज या फिर एक अपॉर्चुनिटी? देखिए, भारत के लिए तो एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है क्योंकि भारत हेवीली इन्वेस्टेड है ग्लोबल साउथ के अंदर। और अमेरिका जो है वो ये भी बोलता है कि साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन नेशंस जो है उनको भी अपना शेयर निभाना पड़ेगा, वो अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें जो मेक्सिको है जिनके साथ इनका लैंड बॉर्डर है, मेक्सिको इज वेरी रिच इन सिल्वर। सिल्वर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मेक्सिको करता है। मेक्सिको के पास बहुत बड़े एग्रीकल्चर लैंड भी है। और साउथ अमेरिकन नेशन जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, इनके पास लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स भी है। अमेरिका उनके सारे जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके ऊपर वो अपना कब्जा चाहता है या कुछ टाइप का एक तरह से कोऑपरेशन चाहता है। वो एंटायर जो अमेरिकन हेमिस्फीयर है, साउथ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो अमेरिका का आता है, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, वहां पर वो अपना कब्जा चाहता है। अभी उन्होंने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बोला है और आगे आगे वो इसको एक्सटेंड करेंगे साउथ अमेरिका को भी लेकर। पर इंडिकेशन जरूर दे दिया है कि जो मिनरल्स है, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसके ऊपर अमेरिका के साथ आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। और ग्लोबल पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए वहां के नेशंस को अमेरिका के साथ मिलके अमेरिकन ऑर्डर को मानना पड़ेगा। ये क्लियर कट एक तरह से उन्होंने फरमान इश्यू कर दिया है पीट हेग्सेट ने। तो जी इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिका जो है अपनी जो डिक्लाइनिंग डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए अलायंस और नए नैरेटिव को क्रिएट कर रही है? देखिए, एक ही चीज है इसके अंदर, जो सबसे बड़ा मेंबर है ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, वो लैटिन अमेरिका में आता है। और लैटिन अमेरिका के जो लीडर है लुला दी सिल्वा, वो डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत बड़े क्रिटिक भी है। अभी ऐसा हुआ है कि चाइना ने सोयाबीन्स जो पहले वो अमेरिका से लेता है, उसने अपने परचेजेस अभी ब्राजील के साथ चालू कर दी और वो भी इंटरनेशनल ट्रेड वो यॉन में कर रहे हैं। अमेरिका एक तरह से फुल डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड चाहता है और इसमें वो अमेरिका दादागिरी पे उतर आया है जिसमें वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को डिसरिगार्ड कर रहा है। ट्रंप ने अभी 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अलग कर दिया। अंबर जी, एक और एक चीज देखिए कि ट्रंप ने अभी बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के, इंडिपेंडेंट वो काम कर रहा है और वहां पर भी ज्वाइनिंग फीस कुछ $1 बिलियन उन्होंने रखा है। तो क्लियर कट एक मैसेज दिया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, अमेरिकन सेंट्रिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसको डॉलर का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको मानना पड़ेगा, अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करना पड़ेगा। और ये होगा बाय विल, बाय फोर्स, बाय कोएर्शन, बाय ऑल सॉर्ट ऑफ लेवरेजेस। और ये इसमें अमेरिकन सॉफ्ट पावर भी नजर आएगा। जो भी कंट्री अमेरिका की बात नहीं मानेगा उसको वेनेजुएला में जो मदुरो का हाल हुआ वैसा हाल हो जाएगा, नहीं तो ईरान के ऊपर इन्वेजन होगा, नहीं तो क्यूबा के ऊपर जैसा ब्लॉकेड होगा। ये अमेरिका ऑलरेडी चालू कर चुका है। ये जो ग्रेटर नॉर्दर्न अमेरिका का प्रोजेक्ट है
वो ऑलरेडी इन सेट इन मोशन है और अभी एक तरह से एक्सेप्टेंस आया है। ट्रंप ने आते ही देखिए जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया था, उसी दिन से अखंड अमेरिका या ग्रेटर अमेरिका प्रोजेक्ट चालू हो चुका था। अच्छा उमेश जी, एक बात अब यहाँ पे निकल कर आती है, जिस तरह से यहाँ पर ये नैरेटिव अमेरिका की तरफ से पुश किया जा रहा है, तो क्या आप जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप करने की आवश्यकता नजर आती है यहाँ पर? देखिए ग्लोबल साउथ बहुत डिवाइडेड है। नोबडी इज हैविंग द गट्स टू चैलेंज अमेरिका। सोचिए मदुरो को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, सिटिंग प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज वाइफ, और उनको अपने यूएसए में जाके बंदी बना दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? कभी आपने सुना भी नहीं होगा। ईरान को सपोर्ट है चाइना का, रशिया का, दोनों भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा मानना है ब्रिक्स जो है दे लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू कन्फ्रंट अमेरिका। मेरे हिसाब से अगर ब्रिक्स में भारत, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पांचों मिलकर अमेरिका को रेसिस्ट करते और क्लियर कट बोलते कि हम आपके प्लान को अपोज कर रहे हैं, तो अमेरिका ऐसी हिमाकत नहीं करता। पर अमेरिका ने रशिया को लालच दे दिया कि हम आपको डॉलर सिस्टम में अलाउ कर देंगे, आपके 300 बिलियन डॉलर्स आपको लौटा देंगे। उन्होंने चाइना को बोला कि अगर आपने मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं दिए तो मैं आपका डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल और वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं इस सब में भूल जाओ। भारत को उन्होंने ऑलरेडी रेजिम चेंज ऑपरेशन भारत में करा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है, पर साउथ अफ्रीका जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा इसके अंदर जो करने वाला नेशंस थे वो रशिया और चाइना थे, दोनों ही अमेरिका के साथ डील कर चुके हैं। तो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हुई है ब्रिक्स की। और ब्रिक्स की जो सिस्टम्स बना रहे थे, ब्रिक्स जो क्लियरिंग सिस्टम्स बना रहा था, ब्रिक्स जो पेमेंट सिस्टम्स की इंटरलिंकिंग की बात कर रहा था, कॉमन करेंसी की बात कर रहा था, ग्रीन एक्सचेंज की बात कर रहा था, मेटल्स एक्सचेंज की बात कर रहा था, आज कोई भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। और ये देखिए ब्रिक्स के दो नेशन यूएई और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। अंबर जी सबसे बड़ा एक तरह से आप ये देखिए उन्होंने ब्रिक्स की जो यूनिटी का जो बोला जाता था ब्रिक्स यूनाइटेड है वो भी खत्म कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अमेरिकन हीजीमनी, अमेरिकन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार है, पर पहले वो अपनी एरिया जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसको सिक्योर कर रहे हैं और मोन्ट्रो डॉक्ट्रिन को एक्सटेंड करके उसको ट्रंप डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। तो ये एक तरह से अमेरिका में ट्रंप अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाने की कोशिश करे जिसमें वो बॉर्डर को एक्सपैंड करेंगे और कोई भी तरीके से वो अमेरिका का बॉर्डर्स एक्सपैंड करके कनाडा, ग्रीनलैंड, मेक्सिको और जितनी भी कंट्रीज है उसको अमेरिकन यूनियन में लेके आके उनके रिसोर्सेज जो है इट विल बी यूज्ड फॉर अमेरिकाज ग्रोथ। ये उनका प्लान है। क्या उमेश जी जो ये डिवाइड है वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का बेस बन सकता है, जहां पर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी या फिर मिलिट्री इस तरह सा कुछ हम उसमें बांट आते हुए देखेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि कनाडा के अंदर एल्बर्टा प्रोविंस जो है वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ जुड़ना चाहता है और कनाडा की 40% से 50% जो इकोनॉमी है वो एल्बर्टा से आती है क्योंकि वहां पर ऑयल एंड गैस रिजर्व है। अमेरिका ऑलरेडी एक तरह से इन सारे देशों के अंदर प्रो अमेरिकन वॉइसेस को फंड कर रहा है, वहां पर उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है। कभी ना कभी ये वॉइसेस ग्रो होती रहेगी, रेफरेंडम होगा और जिस दिन रेफरेंडम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप ये हो जाएगा। आप ये देखिएगा ये होने वाला है और ये अखंड अमेरिका की बात मुझे लगता है पक्का हो जाएगा, आज नहीं तो कब तकरीबन 10-20 सालों में पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। उमेश जी, बस अब एक और बात यहाँ समझनी बाकी रह जाती है कि क्या अब जो दुनिया है एक बार फिर ब्लॉक्स में डिवाइड होने वाली है, नए ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे मल्टीपोलैरिटी के बजाय अमेरिकन डोमिनेंस और अमेरिकन हेजेमनी प्रिवेल होगी ऑल अक्रॉस द ग्लोब? देखिए अमर जी अभी जो काम चल रहा है उसके अंदर अमेरिका अपना जो एरिया है उसको सिक्योर करेगा और नाटो जो है पहले ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी जो थी उनकी यूरोपियन नेशंस के साथ वो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है ईरान युद्ध के बाद। और उन्होंने नेटो कंट्रीज को बोल दिया है कि 2% से 5% आपका डिफेंस बजट करो।
स्पेन जैसी कंट्री ने अमेरिकन फोर्सेस को बैन कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया है, फ्रांस जर्मनी ने अपनी शिप्स भेजने से इनकार कर दिया है, यूके ने पहले मना किया था, फिर वो अमेरिका के साथ आ चुका है। और देखिए बहुत सारे नेशंस अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते, तो नेटो भी टूटने के आसार नजर आ रहे हैं और यूरोप के अंदर भी डिविजन्स जो हैं उसको भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन वो विजिट किए थे अमेरिका, और हंगरी के जो वॉइसेस है विक्टर ऑर्बन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप बताइए? क्योंकि विक्टर ऑर्बन व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त है, और यूरोजोन के अंदर रशिया के अगेंस्ट अगर कोई प्रपोजल आता है तो हंगरी उसको वीटो करता है। तो ये एक तरह से आज वो हंगरी के जो प्रेसिडेंट है विक्टर ऑर्बन, उनको इनवाइट करते हैं और वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं जिसमें यूरोप को वो डिसमेंटल करना चाहते हैं और रशिया के साथ वो आर्टिक के अंदर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप और पुतिन दोनों अलास्का में मिले थे, और अलास्का वो है जिसको अमेरिका ने कुछ 100 साल पहले उन्होंने रशिया से खरीदा था। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि ये सिंबॉलिक होता है, ये सब चीजें मीटिंग पॉइंट्स एक सिंबॉलिक होता है जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करता है। अभी देखिए क्यूबा की तरफ रशिया ने 2 शिप ऑफ ऑयल भेजा था, उसको अमेरिकन फोर्सेस ने काउंटर भी नहीं किया, और यूक्रेन युद्ध को बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ट्राई भी कर रहे हैं कि वो जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन को मना ले, पर जबकि यूरोपियन यूनियन मानना नहीं चाहता। तो बहुत सारे उनके कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, पर मेरा मानना है कि अमेरिका नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जिसमें वो डिवाइड करना चाहता है कुछ कुछ नेशंस को, और सबको बोल रहा है कि आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहो, यहाँ पर जो करना है करो, पर अमेरिकन इंटरेस्ट को आप चैलेंज नहीं करोगे, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट आ जाता है आपको बात माननी पड़ेगी, और ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें वो कंट्रीज को ऑक्यूपाई करेंगे और उधर भी सीमा जो है जो अमेरिका की सीमा को एक्सपेंड करेंगे, और अगर दूसरी जगह अगर कोई नहीं मानता तो वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा। रेजिम चेंज ऑपरेशंस जो है अमेरिका का अभी छुपा हुआ राज नहीं है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके इसका ये जो पुराने दबे राज थे उसको खुद उन्होंने बाहर किए हैं, और क्लियर कट अब वो धमकी दे रहे हैं और सबको बोल रहे हैं मान जाओ नहीं तो मैं आपको तबाह कर दूंगा। ये भी बहुत ही डिप्लोमेटिक और सिंपल और स्वीट स्टाइल में बोलते हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो कभी स्टैटिस्टिक नहीं होती है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है, और जो कंट्रीज जो है वो अडेप्ट नहीं करती वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जाते हैं। अगर ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका जैसे जो आइडियाज हैं वो ट्रैक्शन लेते हैं तो इसका मतलब सिंपल है, कंपटीशन और इंटेंस होने वाला है, और अलायंस और ट्रांजैक्शन बनेंगे, पावर स्ट्रगल और विजिबल होगा। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरेगा या फिर एक इंडिपेंडेंट पोल के रूप में अपनी जगह और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि आज का सिग्नल क्लियर है, दुनिया रीशेप हो रही है। और इसी सवाल पर ये बात नहीं है कि कौन स्ट्रांग होगा, इस बार सवाल ये है कि कौन स्मार्ट है और कौन तैयार है। उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।